नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आपके साथ मैं जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं ये HP JBT टैट 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर के महीने में, उसका पार्ट 2 इसके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने इस JBT पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। आपने यदि वो वीडियोस हमारे नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ। उसका मतलब पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ आज के वीडियो में देखते हैं पहला सवाल। अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर 105 तक हमने कल डिस्कस किया था। इस जो पिछला जो वीडियो मैंने डिस्कस किया था उसमें 105 तक क्वेश्चन किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी डैम, ऑप्शन सी शोध केंद्र, ऑप्शन डी मिसाइल। तो जो दक्षिण गंगोत्री है साथियों, दक्षिण गंगोत्री है एक शोध केंद्र। ये भारत का अंटार्कटिका में साइंटिफिक जो रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया है, ये उसका नाम है। दक्षिण गंगोत्री जो है इसको स्थापित किया गया है 1984 में, 1984। इसके अलावा अंटार्कटिका में भारत के जो शोध केंद्र है उनका नाम है मैत्री। इसको 1989 में हमने स्थापित किया था। और भारती, ये भी अंटार्कटिका में भारत का जो शोध केंद्र है। भारती को मेरे हिसाब से 2012 में स्थापित किया है। फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष के वर्णों का क्रम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ये कई बार कई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो इन 4 ऑप्शन में ये जो ऑप्शन डी है विबग्योर, यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 और 108 है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो ओणम जो है ये मनाया जाता है केरल में। ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। ओणम जो त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ये अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। और एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि ओणम किसके याद में मनाया जाता है? तो ओणम जो है केरल में एक बलि नाम का एक राजा रहता था, महाबली, तो उसकी याद में मनाया जाता है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा भारतीय जो राज्य हैं वहाँ पे जो प्रसिद्ध त्यौहार है, अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध त्यौहार, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको सवाल पूछ लिया, यहाँ पे ओणम पूछा हुआ, जैसे आपको पोंगल पूछा जा सकता है। पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा गया लोसर। लोसर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आपको सवाल पूछा गया बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? बिहू, तो बिहू मनाया जाता है दोस्तों असम में। आपको सवाल पूछा गया छठ पूजा। छठ पूजा जो है, छठ पूजा भारतीय किस राज्य में होती है? तो छठ पूजा होती है बिहार में। छठ पूजा जो है वो बिहार में मनाई जाती है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है गुड़ी पर्व। तो गुड़ी पर्व जो है मनाया जाता है, गुड़ी पर्व ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो इन सवालों को, इस तरह के सवालों को ज़रूर देखें। प्रसिद्ध त्यौहार या प्रसिद्ध नृत्य कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर देख के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, पौधों को खाना बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पौधों को खाना बनाने के लिए ये सभी आवश्यक है दोस्तों। पौधों में खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है इसको हम हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में ही पाया जाता है। ये चारों चीज़ें जब होती हैं तो पेड़ पौधे अपना खाना बना सकते हैं, पेड़ पौधे खाना बना सकते हैं तथा ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में, कौन से रंग में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये लाल रंग में होता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। आपको सवाल पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रयोग होने वाली जो गैस है दोस्तों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो उस सवाल को जो जवाब होगा वो होगा ऑक्सीजन। ध्यान रखें,
प्रकाश संश्लेषण तथा पेड़ पौधों में जो श्वसन है, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। पेड़ पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होगी वो जैसे हम सांस लेते हैं, यानी कि हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधों में श्वसन प्रक्रिया होगी सेम टू सेम, ऑक्सीजन गैस को वो भी ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। लेकिन पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन के समय सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया कि वो कौन सा समय है जब पेड़ पौधे ना तो श्वसन प्रक्रिया करते हैं ना ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो गोधूली का समय है, यानी कि शाम का समय है। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, और अगर आपको सवाल पूछा जाए, ध्यान रखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया क्या होती है, मैंने विज्ञान के सवालों में डिस्कस किया है। आपको सवाल पूछा है तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों, 110। पीवी सिंधु का किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी खो खो। तो पीवी सिंधु जो है इनका संबंध जो है ये ऑप्शन ए है दोस्तों, बैडमिंटन से है। भारत के लिए ओलंपिक पदक भी ला चुकी हैं। आई होप आपको पीवी सिंधु के बारे में अच्छे से जानकारी है। अब पीवी सिंधु जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, हैदराबाद शहर से हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है। बैडमिंटन में एक और हमारे पास जो स्टार प्लेयर हैं दोस्तों, जिनका नाम है साइना नेहवाल। तो खिलाड़ी जो हैं, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से हैं, इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटलीस्ट भारत के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 111। वुलर झील कहाँ पे है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो वुलर झील जो है वो ऑप्शन सी है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान में है सांभर झील। सांभर झील अगर आपको पूछा जाए कहाँ पर है, तो सांभर झील राजस्थान में है। और भारत में अगर आपको सवाल पूछा जाए सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, यानी कि भारत में जो सबसे सॉल्टी वाटर लेक जो है वो कौन सी है, तो वो है ये जो राजस्थान में सांभर झील है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, हालांकि हर राज्य में बहुत सारी झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलें आपको मालूम होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील अगर आपको पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है ये सतलुज नदी पर बनी है और ये बिलासपुर में है। हिमाचल प्रदेश में एक दूसरी झील है, उस झील का नाम है पौंग झील या पौंग डैम हम इसको कहते हैं। पौंग झील जो है ये ब्यास नदी पर कांगड़ा जिले में बनी हुई है। अगर आपको सवाल पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, आंसर होगा गोविंद सागर। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको सवाल पूछा है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बताएं, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ऑप्शन में रेणुका भी दिया हुआ है और गोविंद सागर भी दिया हुआ है, तब भी आपका आंसर जो है वो गोविंद सागर झील हो जाएगा। पौंग झील को हम राणा प्रताप झील भी कहते हैं। महाराणा प्रताप झील अगर आपको पूछा जाए तो ये पौंग झील का ही नाम है। अगर आपको सवाल पूछा जाए महाराणा प्रताप डैम, कुछ इस तरह का सवाल है, तो राजस्थान में है। तो ध्यान रखिए, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी झील अगर आपको पूछा जाए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों कि शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1896। तो शिकागो में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ वो 1893 में हुआ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। और ये इस सम्मेलन में भारत में स्वामी विवेकानंद इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे, स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत से शिकागो सम्मेलन जो 1893 में हुआ, कौन भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं वो है रामकृष्ण परमहंस। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ की स्थापना की है। ध्यान रखें, और ये रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी हवांग हो, ऑप्शन डी सुंदरबन। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी
सुंदरवन डेल्टा जो है दोस्तों, ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा अगर आपको पूछा जाए कौन कौन सी नदियों पर बने हैं, तो सुंदरवन डेल्टा है ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती है तो ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो महानदी है, महानदी जो है ये उड़ीसा का शोक है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं क्योंकि महानदी उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में प्रमुख जो नदी है वो महानदी है। हवांग हो जो है ये चीन की जो नदी है, हवांग हो, इसको पीली नदी भी कहते हैं। चीन का शोक हवांग हो। महानदी जो है ये उड़ीसा का शोक है। इसके अलावा जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है बिहार का शोक, तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है। आपको सवाल पूछा जाए बंगाल का शोक, जो बंगाल का जो शोक है वो है दामोदर नदी। इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको पूछा है ऊना का शोक, तो ऊना का शोक है स्वां नदी। इन नदियों को, इन राज्यों का शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार जब बरसात का मौसम होता है तो जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जान माल का ये कर देती है। इसी वजह से इनको ये उपनाम, ये संज्ञाएँ उनको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि हिमाचल के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए अजय ठाकुर, ऑप्शन बी दीपक ठाकुर, ऑप्शन सी अनीता ठाकुर, ऑप्शन डी दलीप ठाकुर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए दोस्तों। अजय ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बहुत स्टार प्लेयर है कबड्डी के। और कबड्डी में ये जो अजय ठाकुर है ये एकमात्र खिलाड़ी है, अभी तक के एकमात्र खिलाड़ी। अब शायद क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, फिर भी आप देख लीजिएगा, कबड्डी में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, अजय ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 115 है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कपास। तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो मछली के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का आपको सवाल पूछा जाए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं और चावल की उत्पादन से है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं और चावल के उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जो जनक है वो है MS स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MS स्वामीनाथन। कई सवालों में कई वीडियोस में ये सवाल को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा कपास के लिए जो क्रांति होती है वो होती है वाइट गोल्ड क्रांति। आपको अलग अलग तरह की क्रांतियाँ जो कृषि से संबंधित है वो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि जो नीली क्रांति है, माफ़ कीजिए, जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो तिलहन फसलों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1853, ऑप्शन डी है 1854। तो भारत में जो रेल सेवा शुरू की गई है वो 1853 में की गई है। और ये पहली जो ट्रेन चली थी वो बम्बई से थाने चली थी। 1854 में दोस्तों वुड्स डिस्पैच, अगर आपको सवाल पूछा जाए, वुड्स डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा इनको कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच। और भारत में ये जो रेलवे का जनक अगर आपको पूछा जाए, भारतीय रेलवे का जनक, तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इनको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय डाक सेवा का जनक इनको कहा जाता है, डाक सेवा। 1852 में हिंदुस्तान तिब्बत जो सड़क है उसका निर्माण किया गया और ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। इसके अलावा हड़प की नीति जो चलाई गई है, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसको भी, इन सभी सवालों का जो जवाब जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, सभी का जो जवाब है वो लॉर्ड डलहौजी है। क्योंकि डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर के 1856 तक है। तो इस कार्यकाल में ये सारी बातें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांगड़ा का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए नगरकोट, ऑप्शन बी त्रिगर्त, ऑप्शन सी पालमपुर, ऑप्शन डी बुशहर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। कांगड़ा का पुराना नाम जो है वो नगरकोट है। पालमपुर का जो पुराना नाम है वो है प्रतिष्ठानपुर। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बिलासपुर का पुराना नाम बताइए, तो बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर।
कहलूर। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सुंदरनगर का पुराना नाम बताइए, तो सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़। आपको सवाल पूछा जा सकता है नूरपुर का पुराना नाम बताइए, नूरपुर का पुराना नाम है धमेरी। आपको सवाल पूछा जा सकता है भरमौर का पुराना नाम बताइए, तो भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुर। पुराने नाम आप ज़रूर देख के जाइए, खासकर हिमाचल प्रदेश में। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है बैजनाथ, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, तो बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि त्रिगर्त जो रियासत है, त्रिगर्त रियासत की जो स्थापना किसने की, तो त्रिगर्त रियासत की एक राजा था त्रिगर्त रियासत में, उसका नाम था भूमिचंद। तो त्रिगर्त रियासत का जो संस्थापक है वो भूमिचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 118 है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया, या इससे पिछला जो वीडियो अगर आप देखें, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है वो 25 जनवरी 1971 को दिया है। मैंने काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप वहाँ से बाकी जो सवाल हैं उनको काइंडली नोट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। नेशनल पार्क भी एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे। उत्तराखंड में 2-3 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा जो फेमस है, जैसे आपको सवाल पूछा है नंदा देवी, आपको सवाल पूछा है फूलों की घाटी। ध्यान रखिए ये फूलों की घाटी है, ये शांत घाटी नहीं है। शांत घाटी अगर पूछा जाए तो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। उसके अलावा आपको पूछा जाए भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, या फिर इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, तो ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात में दोस्तों, गुजरात में अगर आपको सवाल पूछा जाए गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जो कि भारत में जो बब्बर शेर है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और दक्षिण एशिया में बब्बर शेर जो है वो भारत में पाया जाता है, भारत के गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर पे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसको रोकने के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन ए जंगली जानवरों को रोकने के लिए, जंगली जानवरों को मारने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी पेड़ों को काटने से, ऑप्शन सी पानी का दुरुपयोग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। जो चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत जो है 1973 में की गई थी, 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई है। आपको पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। अभी कोविड के कारण इनकी डेथ हो गई है। सुंदरलाल बहुगुणा आपको पूछा जा सकता है, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में किया गया, और ये उत्तराखंड में, आज के उत्तराखंड में ये किया गया। इसी तरह दक्षिण भारत में भी पेड़ों की काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया, उसका नाम है एपिको। तो आपको पूछा जा सकता है एपिको आंदोलन कब हुआ, तो एपिको आंदोलन जो है वो 1983 या 84 के आसपास हुआ है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। जिस तरह आपको पूछा गया चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो आपको पूछा जा सकता है कि एपिको आंदोलन का संबंध किससे है। या आपको सवाल पूछा जा सकता है जिस तरह से उत्तर भारत में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया, तो दक्षिण भारत में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किस तरह का आंदोलन शुरू किया गया। और इस आंदोलन को शुरू किया है पांडुरंग हेगड़े ने। तो एपिको आंदोलन किसने चलाया, पांडुरंग हेगड़े ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके साथ मुलाकात होगी बहुत जल्द। आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।